हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चा आवाज आ रही है क्या? आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, अब सभी बच्चे अपने वीडियो को आप चालू कर लें और आप अपने ओके ऑडियो सर। बीच बीच में आप बच्चों कुछ बच्चे डिस्कस करते हैं ना बीच में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है, अब क्लास चालू करें हम गुड लोग। मॉर्निंग सर। यस सर। जो किसी का है ना, किसी का यू कह सकते हैं ऑडियो चालू है, सर आप खूब हैं। ऑडियो आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो क्लास को चालू करें हम लोग, भाई किसी का एक्चुअल में वीडियो ऑडियो चालू है, ऑडियो को देखो एक बार, ऑडियो बंद रखे और बाकी ठीक है। पूजा आरती ठीक है बेटा, अब हाँ उसको बंद कर लीजिए। ओके, अब ध्यान दो, कल हम लोगों ने टॉपिक चालू पढ़ रहे थे बच्चों, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सर। हाँ यस सर हाँ। सर मैं डेली क्लास में प्रेजेंट रहती हूँ, फिर भी मेरे एब्सेंट का मैसेज आता है। कौन बोल रहे हैं? आरती एंड पूजा शर्मा। आरती और पूजा। ठीक है बेटा, हो सकता है कि आप दोनों की थोड़ी एब्सेंट हो, एक ही रहती होगी। एक ही आरती शर्मा। हाँ, क्योंकि आप दोनों साथ ले रहे हो ना, है ना, दोनों साथ है तो एक ही की प्रेजेंट होती है ना। इसमें क्या आईडी जैसे एक एक क्यों आप दोनों साथ ले रहे हैं तो एक ही प्रेजेंट होगी, एक ही एब्सेंट होगी। ठीक है, मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है, ओके सर। ओके है ना, क्योंकि जब हम लोग एक साथ क्लास लेते हैं तो एक ही की प्रेजेंट होती है, बाकी सेकंड की एब्सेंट लगती है। ठीक है, अब देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कल पढ़ रहे थे, इसको ध्यान दें। अलैंगिक जनन को लेकर मैंने काफी कुछ बता दिया आपको, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जहां पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम क्या कहते हैं? तो जवाब क्या आएगा? क्लोन कहते हैं। वह क्यों कहते हैं? कि ध्यान दो बच्चों, यानी व्हाट एंड व्हाई, ये प्रश्न आ सकता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ये भी आ जाए क्या कहते हैं, तो आंसर होगा क्लोन कहते हैं। या ये आ जाए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं क्यों, तो व्हाट और वाई का आंसर अगर आपको लगता है तो आप इसका जवाब क्या दोगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां जो होती है, संततियां जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है बच्चों, वो आपस में और अपने जनक से हूबहू होती है। ये कल भी बताया था मैंने कि ये जो संततियां होती है वो संततियां बच्चों आपस में, आपस का अर्थ हो गया जैसे जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां जो होती है, जैसे भाई, दो सगे भाई हैं, दो सगी बहनें होती है ना, ये भाई बहन, ये एक जैसे सेम टू सेम नहीं होते क्योंकि उनकी उत्पत्ति कौन से जनन से हो रही है? लैंगिक जनन से। तो लैंगिक जनन में तो बच्चों दो जनकों का योगदान होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जब होगा, कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों युग्मन निर्माण के दौरान, तो जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय से क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं, वेरिएंस, यानी बता मैंने आपको वेरिएशंस आते हैं, यानी विभिन्नताएं आती है। और विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से अगली पीढ़ी, अगली से अगली पीढ़ी में जब स्थानांतर होती है तो नई जाति की उत्पत्ति, ध्यान दोगे। लेकिन हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन में कोई अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस नहीं होता। इसको कंफर्म कर ले, मियोसिस डिवीजन एब्सेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान दोगे। तो अब प्रश्न आता है कि इसे हम क्लोन कहते हैं क्यों? क्योंकि वो संतति जो होती है आपस में और अपने जनक से, अपने जनक से बिल्कुल बच्चों क्या होती है? सेम टू सेम होती है। आप समझ पा रहे हो ना? यानी हूबहू होती है। और कैसे हूबहू होती है? यानी आकार की मॉर्फोलॉजी और आनुवंशिकी। बच्चों एक बार ध्यान देना, मतलब अगर जिन संततियों की आनुवंशिक संरचना डीएनए सेम टू सेम होगा, यानी एक ही या समान डीएनए से उत्पन्न जो संततियां होगी वो क्या होगी? सेम टू सेम होगी। देखो हम सभी की बात हम करें, हम सभी जो मानव है वो अगर बात हम करें रंग में, रूप में, व्यवहारिकी में, लंबाई में, हम लोग समान ही, क्योंकि हम सबका जो डीएनए है वो एक्चुअल में है तो मानव डीएनए, जो है तो हमारा मानव डीएनए।
लेकिन मानव डीएनए की यानी एक कोशिका में मानव डीएनए की जो लंबाई होती है बच्चों वो 2.2 मीटर होती है। कितनी होती? 2.2 मीटर। ये ध्यान दोगे। तो हमारे सभी के डीएनए की लंबाई तो सेम है, लेकिन डीएनए का कुछ भाग या डीएनए के कुछ जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनका अनुक्रम अलग होता है। इसीलिए देखा होगा कि एक माता पिता की जो संतान होती है, जैसे आप लोग अपने भाई जैसे आरती और पूजा आप देखो आपस में, आप दोनों सगी सिस्टर हो, लेकिन क्या आप में वेरिएशन है? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। तो दो सगी बहने, दो सगे भाई, हम सेम टू सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो चेंज है। कैसे? क्योंकि हमारा डीएनए जो है उसका आधा भाग हमारे माता का, आधा हमारे पिता का है। ओके, तो इसका अर्थ होगा कि अगर कोई संरचना आकारिकी का अर्थ समझो बच्चों, बाह्य रूप से, बाहरी गुणों से, लंबाई में, रंग है, रूप है, आकार, आकृति, उसे क्या बोलते हैं? आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। तो आकारिकी और आनुवंशिकी दृष्टि से समान होती है, इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम सबका डीएनए कौन सा है? ह्यूमन डीएनए। और मानव डीएनए की एक कोशिका में आप लोग ध्यान दोगे, और आप जानते हैं कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। तो यदि किसी भी संरचना का आनुवंशिक संरचना डीएनए अगर सेम टू सेम है, सेम टू सेम, तो वो संरचना भी क्या होगी? सेम टू सेम, क्योंकि डीएनए ही आनुवंशिक लक्षणों का, सूचनाओं का क्या करता है? संग्रह करता है। तो अगर किन्हीं दो प्राणियों का या अगर प्राणियों का डीएनए अगर सेम है, सेम टू सेम, तो वो भी क्या होंगे? सेम टू सेम होंगे। तो आपने देखा होगा कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों का डीएनए जो होता है वो सेम नहीं हो सकता, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जनक का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो ज्यों का त्यों अगली संतति में चला जाता है। राइट? तो अगली संतति जो होगी वो अपने जनक से कैसे होगी? हूबहू होगी, हूबहू होगी, सेम टू सेम। और सेम टू सेम कैसे? आकारिकी और आनुवंशिकी। और आकारिकी का फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हम सभी मानव हैं, हम सबकी आकृति कौन सी है? मानव आकृति है। लेकिन क्या संसार में क्या दो व्यक्ति सेम टू सेम है? तो जवाब आएगा नहीं। राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि वो लैंगिक जनन से उत्पन्न हो रहे हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति सेम टू सेम होती है। तो वो कैसे समान होगी? किस दृष्टि से समान होगी? आकारिकी, यानी सिंपल बात, आकारिकी और आनुवंशिकी। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। चलो ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब अगला प्रश्न जल्दी। अलैंगिक जनन का कल मैंने आपको महत्व बता दिया। अलैंगिक जनन की अब बात हम पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन की मेथड, या अलैंगिक जनन की जो मेथड है, यानी मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो मैं बता रहा हूं, यहाँ कई विधियां, तो मैं आपको विधियां लिख रहा हूं। पहले बात तो है कि अलैंगिक जनन जो है वो किन में पाया जाता है? निम्न वर्ग के प्राणियों में, यानी लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाएगा। ओके, उच्च पादप यानी उच्च अगर बात हम कर सकते हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं या नॉन वर्टिब्रेट्स हैं उनमें अलैंगिक जनन नहीं होता। लेकिन हायर जो प्लांट्स होते हैं, आपके जो प्लांट्स हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म प्लांट की बात हम करें, आवर्तबीजी पादपों में भी अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। उसका नाम है, सुना होगा आप लोगों ने, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन भी किसकी विधि है? कायिक जनन भी किसकी विधि है? अलैंगिक जनन की। हालांकि जो जनन के प्रकार तीन होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, लेकिन कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, या अलैंगिक जनन की ये विधि है। अब जवाब आएगा क्यों? क्योंकि कायिक जनन में भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता और निषेचन क्रिया नहीं होती। तो हर वो जनन अलैंगिक जनन है अगर उसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हर वो जनन जिसमें निषेचन क्रिया नहीं होती, यानी नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता, ओके बच्चों, और युग्मनस का निर्माण नहीं होता, वो जनन की विधि अलैंगिक होगी। और अगर निषेचन क्रिया होती है तो लैंगिक है। तो लैंगिक और अलैंगिक में मेन डिफरेंस कौन सा है? निषेचन क्रिया का, फर्टिलाइजेशन। बस ये पकड़ लो आप। अगर किसी भी जनक में अगर लैंगिक, अगर आप जनन देख रहे हैं, वो संतान उत्पन्न कर रहा है मानव, और अगर उसमें निषेचन क्रिया नहीं हो रही है तो अलैंगिक। जैसे आलू की बात हम करें बच्चों, आलू सुना होगा आप लोगों ने, गन्ना है, लहसुन है, प्याज है, सुना होगा आप लोगों ने। ओके, अगर आपने इनका नाम सुना, कंद है, धनकंद है, प्रकंद है, राइट, इनके नाम सुने हो तो आप लोगों, सल्क है। इनके छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम काट कर जमीन में रोपण करते हैं, तो जमीन में रोपण करने से प्रत्येक आलू के टुकड़े से या प्याज के टुकड़े से
एक नए आलू का पौधे का विकास होता है। तो क्या ये लैंगिक जनन है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई सूत्री विभाजन नहीं हो रहा, युग्मों को निर्माण नहीं हो रहा। देखो आप लोगों ने गन्ने की बात हम करें या गुलाब की बात हम करें कि गन्ने के पादप के तने के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम काट कर जमीन में रोपण करते हैं तो छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है और नया पौधा विकसित होता है। देखो आप अमरूद के अंदर है, डहलिया के अंदर है, राइट, पत्थर चट्टा। तो पादप के कायिक भागों से, पादप के कायिक मतलब जड़, तना, पत्ती, क्योंकि पादप में लैंगिक भाग कौन से हैं? पुष्प, फल और बीज। तो हम जानते हैं अगर किसी पादप की बीज से उत्पत्ति होती है, बीज से उत्पत्ति होती है तो वो तो लैंगिक जनन है। खेत में किसान जो बच्चों बीज डालता है ना, तो बीज से डालने के बाद में पौधे उत्पन्न होते हैं, पौधों कायिक वृद्धि के बाद में फिर उसमें लैंगिक वृद्धि पुष्प आते हैं, और पुष्प में पादप के क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स, जननांग होते हैं, ये ध्यान दोगे। और जननांगों में क्या क्या होता है? पुंकेसर और जायंग होता है। फिर उनमें कौन सी क्रिया होती है? परागण होती है। फिर उसके बाद कौन सी क्रिया होती है? निषेचन क्रिया होती है। और निषेचन क्रिया होने के बाद में पुष्प का अंडा से फल बनता है, और फल में बीजांड क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। और फल जो आता है, उस फल के अंदर जो बीज होते हैं, उन बीजों को हम पादप की नवीन संतति बोलते हैं, राइट। तो ये कौन सा जनन हुआ? लैंगिक। कौन सा हुआ? लैंगिक जनन, राइट। और अलैंगिक जनन कौन सा होगा? अगर जिसमें निषेचन क्रिया नहीं होती। तो ज्यादा लंबा मत जाइए, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी? तो अलैंगिक जनन की विधियां, नंबर 1 की बात हम करें, सबसे पहला अगर बात हम करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला है विखंडन। विखंडन बाय फिशिंग, यानी अलैंगिक जनन प्राणी कैसे करते हैं? बाय विखंडन द्वारा। दूसरी विधि की बात हम करें, दूसरा जो प्रकार है बच्चों, यहां पर बता रहा हूं, दूसरा प्रकार यहां पर हो सकता है मुकुलन, बडिंग। थर्ड हो सकता है अगर बात हम करें बीजाणु द्वारा या खंडन द्वारा। अब जो विखंडन और खंडन ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और चौथा हो सकता है बीजाणु द्वारा, खंडन विधि से या मुकुलन विधि से, बीजाणु विधि से या बीजाणु द्वारा, या फिर बोलते हैं स्पोर, ठीक है। और पांचवा हो सकता है, ध्यान दो, पांचवा आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लिख तो ला लो, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, ठीक है। और 6 है बच्चों कायिक जनन, ओके, इसे बोलते हैं वेजेटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये तो मैं लिख तो दिया, एक बार वापस सुन लो, नहीं समझ आ रहा तो पर्सन आएगा, अलैंगिक जनन की विधियों के नाम लिखते हुए समझाओ। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में, इतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन कम से कम 2 घंटे का आएगा, तो ये टुकड़ों में आएगा, राइट। तो हो सकता है अलैंगिक जनन की विधियों के नाम पूछ ले, हो सकता है अलैंगिक जनन की विधियों के किसी 2 का वर्णन करवा ले या किसी 1 का वर्णन करवा ले, एग्जाम्पल। तो आराम से जो पहले एक तो समझो, अलैंगिक जनन का निकनेम बता रहा हूं आपको, अलैंगिक जनन की विधियां क्या क्या होती है, सुनो। अलैंगिक जनन का निकनेम और क्या हो सकता है? अलैंगिक जनन, जो अलैंगिक यानी बिना सेक्स ऑर्गन्स के, ओके बच्चों, क्योंकि जनन का तात्पर्य होता है कि जनक द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो अंग भाग लेते हैं, जैसे पाचन क्रिया में 5 अंग लेते हैं, राइट सर, उत्सर्जन में उत्सर्जी अंग होते हैं, अध्यावरण में अध्यावरण अंग लेते हैं, कंकाल में कंकाल अंग लेते हैं, उसी प्रकार जनन क्रिया में सहायक अंगों को हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। और बच्चों ये आप लोगों ने ध्यान दो, थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के वीडियो मैंने आप लोगों के वहां पर डाल रखे हैं, ERP अगर आपने पढ़ा हो तो रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन क्रिया में सहायक अंगों को हम जननांग कहते हैं। और देयर आर 2 टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, किसी भी प्राणी के अंदर, किसी भी सजीव के अंदर जनन अंग ही एक ऐसे अंग होते हैं जो 2 प्रकार होते हैं। बाकी कभी आपने ये सुना आपने कहीं पर कि मादा उत्सर्जन तंत्र
नर श्वसन तंत्र नहीं, क्योंकि उत्सन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सभी कौन से अंग होते हैं? कायिक अंग। तो कायिक अंग के अलावा जो अन्य अंग होते हैं उन्हें बोलते हैं जननांग बोलते हैं। जनन क्रिया में सहायक अंगों को सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। जो नर और मादा यानी मेल रिप्रोडक्टिव या मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल होते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स प्लांट्स में कहां होते हैं बच्चों? आवर्तबीजी पादपों में कहां होते हैं? अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर सेक्स ऑर्गन्स, उनके अंदर क्या क्या कहलाते हैं? नर जनांग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ध्यान सुनो, पुंगणु कहते हैं, या फिर हम लोग उनको पुंधानी कहते हैं, या फिर वर्षण कहते हैं, या फिर सिंपली अगर बात हम कर सकते हैं, पुष्प की बात हम करें तो पुमंग कहते हैं, और जंतुओं में हम उन्हें वर्षण कहते हैं। तो ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। एलैंगिक जनन का अर्थ है वह जनन जो बिना सेक्स ऑर्गन्स के होता है। सेक्स ऑर्गन्स के होने वाले जनन की प्रक्रिया को बच्चों अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट शुक्राणु और अंडाणु, नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनते, राइट। और अगर युग्मक नहीं बनते हैं तो उनका संलयन भी नहीं होगा, और संलयन या निषेचन क्रिया भी नहीं होगी, और निषेचन क्रिया नहीं होगी तो भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास भी नहीं होगा। अगर बात हम करें तो इन सबके बिना होने वाले जनन को क्या कहेंगे? अलैंगिक। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ओके, अब अलैंगिक जनन की विधियां ये मैंने बता दी। विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। आवाज नहीं बच्चों, लड्डू गोपाल जी मार दीजिए। मतलब किसी का ऑडियो चालू है, किसी का ऑडियो चालू है, ऑडियो बंद करो, ठीक है। घर की बात यहां तक आ रही है, ऑडियो को बंद रखें आप लोग बच्चों। मुकुलन द्वारा, सॉरी सर सॉरी, कोई बात नहीं। खंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा, पुनरुद्भव द्वारा और कायिक जनन, ये अलैंगिक जनन की विधियां हो गई बच्चों। इन्हें याद कर लोगे सभी, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते। अब जो अलैंगिक जनन की विधियों के साथ साथ हम लोग अब अलैंगिक जनन का अन्य नाम क्या हो सकता है, और क्या नाम हो सकता है, आपके दिमाग के कल को कंफ्यूज हो जाए आप लोग। तो जो अलैंगिक जनन का नाम क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 अलैंगिक जनन, असंग जनन, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन, और एक और यूं कह सकते हैं अपबीजाणुता। ये कई नाम हो सकते हैं। ओके बच्चों, इनकी नेम लिख लो एक बार, मैं बता रहा हूं आपको। अलैंगिक जनन का जो अलैंगिक जनन और कौन सा हो सकता है, ये अलग पढ़ेंगे हम लोग। असंग जनन, ओके, अपबीजाणुता, असंग जनन, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ओके। असंग जनन ए है बच्चों, ये अनिषेक जनन, पार्थेनो, पार्थेनोजेनेसिस। अब देखो जो नाम यार है अनिषेक जनन, बिना निषेचन के होने वाले जनन को, ओके, बिना निषेचन के भ्रूण के निर्माण के, बिना निषेचन के बीज के निर्माण को, तो अनिषेक जनन, असंग जनन, अपबीजाणुता, ओके। ये सब के सब बच्चों किसके नाम है? अलैंगिक जनन के। हम इसको कब पढ़ेंगे? हम इसको इसी चैप्टर में या सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहले हम चालू करते हैं एक एक करके, एक एक करके। अब एक और आ रहा है बच्चों, ध्यान दो। जो अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? प्रश्न आता है कि अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं, जिनके द्वारा नवीन संतति की उत्पत्ति होती है। तो आपको बच्चों एक बार मैं इन विधियों का वर्णन करने से पहले लैंगिक और अलैंगिक जनन का एक मेजर मेजर जो डिफरेंट है वो बता के आगे चलता हूं, ताकि आपके दिमाग क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों। जो अलैंगिक जनन की परिभाषा समझ आ गई। एक ही जनक के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण और निषेचन के बिना नवीन संतति की उत्पत्ति की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? असूत्री और समसूत्री। ये ध्यान दोगे, कौन सा? असूत्री और समसूत्री। लिखो मेरे साथ। अलैंगिक जनन में एक तो होता है असूत्री। आप पूछोगे सर ये कौन सा है, तो सर देयर आर 3 टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के 3 प्रकार होते हैं बच्चों, सुना होगा आप लोगों ने। अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री। ओके, एमाइटोसिस यानी मियोसिस, माइटोसिस और एमाइटोसिस। तो अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? असूत्री और समसूत्री।
ठीक है। और आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, जब एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। पढ़ा होगा आपने, साक्षी पढ़ा ना। अगर कोशिका 2n है, 2n कोशिका है बच्चों, 2n कोशिका है, तो 2n कोशिका से बनने वाली कोशिकाएं भी क्या होगी, 2n कोशिकाएं होगी। 2n और मात्र कोशिका n है तो संतति कोशिका में क्या होगी, n होगी। n होगी। विभाजन क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है और उनसे अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अगुणित का। हालांकि आपके समझ नहीं आ रहा भी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा। ओके, तो प्रश्न आता है कि अलैंगिक जनन में बनने वाली संरचनाओं को क्या क्या कहते हैं। ओके बच्चों, एक एक करके। तो देखो, अलैंगिक जनन में बनने वाली संरचनाओं को हम क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनो। या तो क्या कहेंगे, कलिका, कलिका, या फिर क्या कहेंगे, मुकुल, या फिर क्या कहेंगे, जैम्यूल, या फिर क्या कहेंगे, बीजाणु। और बीजाणु दो प्रकार के हो सकते हो बच्चों, चलो। अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूं, कलिका, मुकुल यानी बड कह सकते हैं, जैम्यूल कह सकते हैं, बीजाणु कह सकते हैं, यानी चल बीजाणु और अचल बीजाणु कह सकते हैं। और क्या कह सकते हो, कोनोडिया, कोनोडिया। यानी प्रश्न आते हैं, अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं, यानी व्हाट आर द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली संरचनाओं के क्या नाम हो सकते हैं, कलिका बोलेंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन में युग्मक तो बनते ही नहीं है बच्चों, युग्मक नहीं बनते, तो फिर क्या बनते हैं, कलिका बनेगी। मुकुल, मुकुल, मुकुल जो मुकुल, बड, बड, बीउडी बड, या फिर जैम्यूल, या फिर चल बीजाणु, या फिर अचल बीजाणु, या फिर कोनोडिया, कोनोडिया। ओके बच्चों, ये कह सकते हैं। ओके, अब हम लोग जल्दी से अलैंगिक और लैंगिक के बीच का अंतर करके मैं आपको आगे चलता हूं एक बार जल्दी। ये तो लिख लिया होगा, अभी मैं एक पढ़ाऊंगा जल्दी। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, देखो ये अगर बात हम कर सकते हैं, देखो ये एसेक्सुअल और ये सेक्सुअल। ओके, अगर इनमें डिफरेंस की बात हम करें तो नंबर 1, पहले की बात हम करें, पहला डिफरेंट की बात हम करें, जनक। इसमें केवल एक ही जनक होता है। इसमें कितने जनक होते हैं बच्चों, 2 जनक, नर और मादा। अंतर है ना बच्चों, समझ आ रहा है क्या? अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, एक ही जनक, एक ही। अब वो एक कौन हो सकता है, वो नर मादा कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नर और मादा कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक ही जनक होता है। यहां पर कितने होते हैं बच्चों, 2 जनक होते हैं, मतलब नर और मादा। अच्छा, दूसरा अगर बात हम करें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इसमें क्या आपने बोला, मियोसिस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। आप सिंपल एब्सेंट नहीं होता। इसमें हमने देखा कि युग्मक निर्माण का बच्चों, युग्मक निर्माण के दौरान क्या होता बच्चों, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होता है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? अगर बोर्ड पर नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूं आपको ना कि लैंगिक जनन का अर्थ एक बार समझ लो आपको। लैंगिक जनन क्या होता है, देखो, नर और मादा जनक के नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन यानी निषेचन क्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण विकास द्वारा नवीन संतति की उत्पत्ति होती है। अगर मैं लैंगिक जनन का ग्राफ आपके सामने बना दूं तो अपेक्षा है कि आप जल्दी समझ जाएंगे। ओके, अब देखो दोनों में मेजर, ये तो आपने कर लिया था। अब देखो एक अंतर देखो, अर्जुन तीसरा है युग्म निर्माण, युग्मक निर्माण, यानी इधर हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, लक्षण किस आधार पर अंतर कर रहे हैं, तो युग्म निर्माण यानी गैमेट फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि यानी यहां पर क्या होता है, युग्म निर्माण क्या होता है बच्चों, एब्सेंट, यानी अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मक कौन से बनेंगे बच्चों, कौन सी बात है, कौन से युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक।
ओके बच्चों, ठीक है। चौथा के बात हम करें निषेचन, निषेचन की बात हम करें तो इसमें हम ध्यान दें कि इसमें एलएनगी जनन निषेचन क्रिया नहीं होती है और इसमें निषेचन क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बच्चों कौन सी क्रिया? फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है और एलैंगिक में नहीं होती है, ठीक है। अब कॉमन सी बात है निषेचन क्रिया ही नहीं हुई, तो अगर मैं यहां पर लिखूं नंबर 5 भ्रूण निर्माण, भ्रूण निर्माण, तो भ्रूण का निर्माण यहां पर क्या होगा? नहीं होता। और यहां पर क्या होता है बच्चों? होता है। और भ्रूण का निर्माण, और अगर भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण का विकास भी होता है। बच्चों समझ आ रहा है क्या? आपके समझ आ रहा है क्या? एलैंगिक जनन, ओके। अब जो एलैंगिक जनन में संतति उत्पत्ति की क्रिया को बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं, और लैंगिक जनन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्क है ना? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक से हुबहू होती है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति दो जनकों का समावेश होती है। कितने जनकों का? दो का, नर का और मादा का, ओके। अलैंगिक जनन में समय कम लगता है, लैंगिक में समय अधिक लगता है। अलैंगिक जनन सरल है, लैंगिक जनन जटिल है, राइट। अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के प्राणी में होता है, लैंगिक जनन उच्च प्राणियों में होता है। अब यह अलग बात है कि अलैंगिक जनन की विधि है बच्चों, अलैंगिक जनन की विधि है कायिक जनन, यह उच्च पादपों में होता है। आपके उच्च पादपों में भी हो सकता है, जैसे गन्ना, बांस, अगर बात हम करें आलू, प्याज, लहसुन, पत्ता चट्टा, बिगोनिया, कलौंची, सुना होगा आप लोगों ने। यानी इन पादपों में अलैंगिक जनन की विधि भी पाई जाती है, ओके बच्चों। क्या बच्चों हम लोग किसान जो होते हैं, क्या आलू के छोटे छोटे तनों को, आलू का जो बच्चों, आलू का जो देखा ना कंद, आलू का आपने देखा होगा बच्चों, जिसे हम लोग ट्यूबर बोलते हैं, ये कंद होता है जिसका जो अपने में तना है। इसी को अगर हम काट के, क्योंकि आलू की खेती करने के लिए दो चीजें, हम या तो आलू के बीजों से नर्सरी तैयार करते हैं, राइट, या फिर आलू का तना जो होता है, तना कौन सा बच्चों? जो आलू आप खाते हैं, आलू का जो तना बच्चों आप खाते हो ना, फड़ा भूमिगत तना जिसे हम बोलते हैं कंद, ट्यूबर बोलते हैं, सुना हमने? भूमिगत तने, कंद, परकंद, सलकंद, धनकंद, 4 प्रकार के। और अर्ध भूमिगत तने पड़े होंगे, बुस्तारी, बुस्तारिका, ऊपरी बुस्तारिका और अंत बुस्तारिका, पढ़ाना तने पड़े बच्चों। तो तने जो क्या जमीन के नीचे अंडरग्राउंड भाग को जड़ बोलते हैं? नहीं, कभी कभार अंडरग्राउंड भाग तना भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? तना, जैसे कि जिन्हें बोलते हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। लाइक अगर बात हम करें कंद, कंद सुना होगा आलू, प्रकंद हल्दी, हल्दी सुना आपने? हल्दी, अदरक, राइट, वो प्रकंद में आते हैं। धनकंद में आता है, अरबी की बात हम करते हैं, अरबी, अरबी की बात आप सुनो, अरबी है, केसर है। उसी प्रकार एक आप लोगों ने सुना होगा सलकंद, प्याज और लहसुन। ये सारे कौन, ये कौन है बच्चों? तना, स्टेम है, स्टेम, ठीक है। कौन सी तना है? भूमिगत। इन सभी भूमिगत भागों से क्या हम नवीन संतान या नवीन फसल प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, तो उसे क्या बोलेंगे? कायिक जनन। क्या बोलेंगे? कायिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर तो बहुत सारे। एक बात और है, अलैंगिक जनन करने वाले प्राणी बच्चों कम समय में, यानी कम समय में बहुत अधिक संख्या में अपनी संतान पैदा कर सकते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय बैक्टीरिया, एक कोशिकीय बैक्टीरिया से बच्चों 6 घंटे में, 1 से 6 घंटे में लगभग 2.5 से 5 लाख बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, केवल 6 घंटे में। आप सोचो 6 घंटे में। जबकि मानव की बात, जबकि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में, लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में समय अधिक लगता है। कौन सी बात आप समझ, जैसे मानव की बात हम करें तो मानव में लैंगिक जनन और विकास में 9 महीने का समय लगता है। अगर बात हम निषेचन से लेकर प्रसव तक का समय मानव में 9 महीने का है, तो लैंगिक जनन का तो प्रकार है। अगर बात हम करें उसके पहले के समय को हम काउंट करें, पहले के समय मतलब निषेचन के पहले के समय को, निषेचन के बाद को समय काउंट करें तो समय बहुत ज्यादा होता है। चलो ठीक है। अलैंगिक जनन से नवीन संतति की उत्पत्ति नहीं होती है, मेजर नवीन संततियां नहीं होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में कोई विभिन्नता या कोई नई विशेषता या नया गुण उत्पन्न नहीं होता। अतः अलैंगिक जनन करने वाले प्राणी हमेशा जो के त्यों संतान पैदा करते हैं। ओके बच्चों, जो के त्यों, राइट।
अच्छा, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है क्या होती है? अपने माता पिता से भिन्न होती है। आप अपने आप को देख लीजिए, हमें देख लीजिए, हम सभी अपने माता पिता का क्या क्या सेम टू सेम है क्या? नो, हम उनका एक्चुअली में संयोग है। ओके बच्चों, तो वही आप देख लीजिए। तो यही प्रक्रिया है। और धरती पर जैव विकास, जो नवीन जाति की उत्पत्ति हो रही है प्रत्येक जीव की, गेहूं, जौ, चना, मक्का। मैं कह रहा हूं कि बच्चों, गेहूं की जो फसल आप देख रहे हैं, कि आज के 100 साल या 500 साल पहले भी गेहूं ऐसा ही था क्या? तो जवाब आएगा नहीं। यस सर। अब जैसे कि कोरोना वायरस की बात हम करें, कोरोना, क्या कोरोना वायरस जब शुरुआत में आया था बच्चों, क्या वही कोरोना वायरस का स्टेन है क्या? नहीं है। शाबाश। तो उसकी क्या जाति नहीं चेंज हो रहा ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? उत्परिवर्तन हो रहा है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, जो मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलो आगे हम बात करते हैं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में ये मैंने आपको मेजर डिफरेंस बता दिया। और एक बार मैं लैंगिक जनन का ग्राफ बना रहा हूं, मुझे जल्दी से। लैंगिक जनन देखो, लैंगिक जनन को लेकर हम कल पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन आज बता दूं लैंगिक जनन होता क्या है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन एक्चुअल में किन उच्च प्राणी में होता है, उच्च प्राणी में, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में होता है। और सेक्सुअल, ये लैंगिक की बात करूं बोलो, लैंगिक लैंगिक जनन के, अगर मैं आपको लैंगिक जनन का चरण बता दूं कि लैंगिक जनन में क्या क्या चरण होते हैं, तो नंबर 1 होता है बच्चों लैंगिक जनन का मुख्य, जो सबसे मुख्य इवेंट जो होता है, मुख्य जो चरण होता है, वो कौन सा होता है? निषेचन। तो अगर मैंने बोला निषेचन के आधार पर अगर हम लोग लैंगिक जनन को समझे, तो लैंगिक जनन के 3 चरण होते हैं। पहला होता है बच्चों पूर्व निषेचन, और तीसरा होता है पश्च निषेचन। पश्च निषेचन। अब बच्चों बताओ फिर ये दूसरा कौन सा होगा? निषेचन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो आगे समझे, निषेचन। ओके बच्चों, यानी ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, और ये हो गया बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, ठीक है। यानी तो आप वैसे आपके स्कूल बच्चों, आप तो स्कूल लगे काफी दिन हो गए, लेकिन स्कूल जब आपका लगता था तो याद करो लंच इंपॉर्टेंट होता था, कि सब बच्चे और टीचर लंच का वेट करते थे कि लंच आएगा, मैं खाना खाऊंगा, वो है ना, थोड़ा रेस्ट करूंगा। तो लंच के पहले, लंच के बाद और लंच, तो आपके स्कूल के कितने स्टेप हो गए? 3 हो गए ना। जो पीरियड लंच के पहले आते थे उन्हें आप बोलते लंच के पहले और लंच के बाद। तो वैसे ही देखो, एक बार ध्यान दो, लैंगिक जनन कवक शैवालों में भी होता है, ये ध्यान सुनना आप लोग। तो कवक और शैवाल सबसे निम्न वर्ग के पादप है, जिन्हें आप थैलोफाइटा बोलते हैं। तो लैंगिक जनन चाहे निम्न में हो या उच्च में हो, कोई भी प्राणी, चाहे वो कवक हो, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा हो, या मानव हो, कोई भी प्राणी जो लैंगिक जनन करता है, उसमें लैंगिक जनन के कितने चरण होंगे? 3 होंगे। तो आप बोलोगे बच्चों देर आर 3 स्टेप्स, यानी ध्यान दो 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरएवर। हमेशा ही लैंगिक जनन के 3 चरण होते हैं। आपको मैं बोलूं एवर, अभी तक नहीं, हमेशा। आप मैं फिर कह रहा हूं क्या बोल, अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दो, हम जो लैंगिक जनन, मानव में जो लैंगिक जनन होता है उसमें कितने चरण होंगे? वो 3, और गाय में 3, मटर में 3, ब्रायोफाइटा में 3, कवक में 3, मेंढक में 3। मतलब लैंगिक जनन के चरण बता रहा हूं मैं, ना कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेंढक में लैंगिक जनन, गाय में लैंगिक जनन, ये नहीं बता रहा मैं, लैंगिक जनन के स्टेप्स बता रहा हूं। ओके बच्चों, ठीक वैसे ही जैसे खाना बनाने का स्टेप भी आप अपने हिसाब से जैसे बच्चों आप लोग अपने घर में बर्तन या अपने घर में जो अपने कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के भी स्टेप क्या बना सकते हैं। नंबर 1 पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? गंदे कपड़ों को छांटना, साबुन या डिटर्जेंट की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, पहला चरण। दूसरे चरण में क्या करते हो? कपड़ों को साबुन लगाकर या वॉशिंग पाउडर में डालकर रखना। और तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? अब साबुन या कपड़ों को साबुन से साफ पानी में धोकर उनको निचोड़कर सुखाना। ऐसे ही करते हो ना? अरे ऐसा ही करते हो। या पहले सबसे पहले क्या कपड़े धोने का पहला स्टेप ये होगा कि कपड़ों को निचोड़ना बिना साबुन लगाए? नो सर। बिना पानी में डालें? नो सर। तो वैसे ही तो लैंगिक जनन का सबसे इंपॉर्टेंट चरण क्या होगा?
निषेचन। ओके बच्चों, और निषेचन में आज आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अब लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? आपको लग रहा है सर आप लैंगिक जनन चालू कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा थोड़ा लैंगिक जनन में आ गया, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी मैं लैंगिक जनन को पूरा नहीं पढ़ाया, अभी बचा हुआ है। अब जो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी, यानी सिंपल सी बात है, नर और मादा जनक, नर और मादा जनक के नर युग्मक और मादा युग्मक, राइट, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन, संलयन मतलब झुंड से युग्मनज के निर्माण और युग्मनज से भ्रूण विकास द्वारा नवीन संतति की उत्पत्ति की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। तो बताओ बच्चों, इस प्रकार का तामझाम, इस प्रकार का प्रोसेस क्या अलैंगिक जनन होता है? नहीं। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक में सबसे मुख्य डिफरेंट अगर आप देखोगे तो अर्धसूत्री विभाजन का, युग्मकों के निर्माण का और निषेचन का। ओके, और लैंगिक जनन में दो जनक भाग ले रहे हैं, तो दो जनक ले रहे हैं तो बच्चों दोनों का डीएनए भाग ले रहा है, और दोनों का डीएनए किस रूप में भाग ले रहा है? उनके युग्मकों के रूप में। अब देखो मैं आपको लैंगिक जनन, क्लास जल्दी खत्म होने वाली है, लैंगिक जनन का स्टेप बता रहा हूं आपको जो जल्दी। देखो ये मार्क का थोड़ा मार्क पेन हो रहा है, हाँ लाओ बच्चों। ये नर युग्मक, ये नर जनक है और ये मादा जनक है। बच्चों ये तो समझ आता है, नर और मादा दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं नर और मादा। अच्छा अब नर जो, अब देखो इस नर जनक, इस नर जनक में और मादा जनक ये अलग अलग होते हैं बच्चों, अलग अलग बॉडी होती है, जैसे मानव नर और मानव मादा। ओके, ऐसे हर प्राणियों में नर और मादा अलग अलग होते हैं। जैसे मानव एक लिंगी प्राणी है तो एक मतलब एक लिंगी के आधार पर हम लोग या तो नर हैं या फिर मादा। उसी प्रकार गाय भेड़ बकरी, इन सभी के अंदर, इन सभी में, थैंक यू सर, इन सभी की बात हम करें, इन सभी में जननांग के आधार पर ये एक लिंगी होते हैं। तो ये यहाँ पर कोई भी हो सकता है बच्चों, कोई भी। आप इस नर को आप चाहें तो मैं बोलूं, मैंने बोल चलो ह्यूमन बोल दो, तो ये कौन है? मानव नर, ये मानव मादा। ओके, अब मानव नर के शरीर में जो जननांग है वो कौन होगा बच्चों? वर्षण होगा। और मादा में क्या होगा? अंडाशय। और यू नो दैट, आप जानते बच्चों, एज यू नो, आप जानते हैं कि मानव नर और मादा, अगर बात हम करें मानव में, अगर बात हम करें मानव में हमारे कितने रूप है बच्चों? दो, एक का नाम नर और एक का नाम मादा। अगर आप बोले बच्चों, हम लोग देखो वैसे हम लोग ये जानते हैं कि सर डेरा में बहुत सारे धर्म में बहुत सी जाति हैं, ये जाति नहीं सर, मानव में केवल दो ही जाति है, एक नर और एक मादा। एक थर्ड जेंडर होता है, थर्ड जेंडर और होता है जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, जो हम लोग, मैं आपको पढ़ाऊंगा जो टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम पढ़ाऊंगा आपको, अभी उसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी आप ध्यान दो कि हमारी दो ही जाति है, दो, या तो नर है या मादा है। लेकिन बच्चों मैंने बोला हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वर्षण और अंडाशय के आधार पर हम लोग दो प्रकार के। ओके, बाकी अगर बात हम करें कायिक अंग की बात हम करें बच्चों, जैसे हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, आईज है, आई, इनकी दांत की बात हम करें, ये हमारी बॉडी में समय कॉमन होते हैं। तो नर और मादा के अंदर ज्यादातर ऑर्गन्स कॉमन होते हैं, कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ ऑर्गन्स अलग होते हैं जिन्हें जननांग बोलते हैं। तो जननांग के आधार पर, और मैं बता रहा हूं बार बार कि अगर किसी प्राणी में प्रमुख जननांग वर्षण है तो वो नर है, और अगर अंडाशय है तो वो मादा है। ओके बच्चों, बल क्या कभी आप लोग देखो, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो मानव के अंदर या मानव सहित सभी उच्च जंतु में, गाय भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली लोमड़ी मगरमच्छ सांप, ओके, जिराफ तेंदुआ, अब नाम नहीं है इतने सारे, इन सभी में देखा होगा कि इनमें दो रूप होते हैं। और अगर किसी प्राणी या किसी जंतु में आकारिकी, आणविकी, व्यवहारिकी और लैंगिक दृष्टि के आधार पर अगर उसमें आप स्पष्ट अंतर कर सकते हो तो ऐसे गुण को बोलते हैं बच्चों द्विरूपकता। क्या बोलते हैं? द्विरूपकता। तो आप ये तो जानते होंगे बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे में लैंगिक द्विरूपकता पाई जाती है। और द्विरूपकता करता है, एक तो हमारा रूप कौन सा है? नर, और एक कौन सा है?